नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आद्या शंकर त्रिपाठी और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज मैं फिर हाजिर हूं आपको कानून से संबंधित जानकारी देने के लिए। पिछले वीडियो में मैंने आपको दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के तहत एफआईआर कैसे होती है और यदि नहीं होती है तो उसकी क्या प्रक्रिया है और उसके तहत कैसे आप अपनी शिकायत जो है कार्यवाही में ला सकते हैं, इसके बारे में बताया था। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने वाला हूं मैं, और इससे पहले कि वो जानकारी आपको मैं दूं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ध्यान रहे, ये जो आज मैं आपके समक्ष वीडियो ला रहा हूं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, इसीलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इसको अंत तक देखना ना भूलें। आज मैं आपके सामने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के बारे में जानकारी लेके आया हूं। 482 जो है दंड प्रक्रिया संहिता की एक ऐसी धारा है जिसमें माननीय उच्च न्यायालय, जिसे हम हाई कोर्ट कहते हैं, को एक अंतर्निहित शक्तियां के संदर्भ में है। हाई कोर्ट को अंतर्निहित शक्ति प्राप्त है, और जिसे हम अंग्रेजी में इनहेरेंट पावर ऑफ द कोर्ट कहते हैं। ये एक ऐसा पावर होता है जिसका उल्लेख कहीं लिखा नहीं है। ये शक्तियां हाई कोर्ट को स्वयं में प्राप्त होती हैं, जो वो स्वयं के विवेक पर, स्वयं की बुद्धि पर, स्वयं की क्षमता पर, जहां कहीं कोई अन्याय होता है, जहां कोई उसको कुछ लगता है कि हाँ यहाँ कोई प्रोसीडिंग का, कोई प्रक्रिया का दुरुपयोग किया गया है या किसी के साथ कोई अन्याय किया गया है, सताया जा रहा है, तो वहां पर इन शक्तियों का प्रयोग उच्च न्यायालय करती है। तो ये इन शक्तियों को ही इनहेरेंट पावर ऑफ द कोर्ट कहा जाता है, अंतर्निहित शक्तियां कहा जाता है, और ये शक्तियां माननीय उच्च न्यायालय को प्राप्त हैं। तो जब कभी दोस्तों हमारे ऊपर आए दिन यदि आपसे किसी को बदला लेना है या आपसे कोई रंजिश रखता हो और आपकी तरक्की से जलता हो, कई ऐसे मामले हैं जिसमें वो चाहता है कि आपकी तरक्की रुक जाए और या आपसे कोई बदला लिया जाए, तो ऐसे मामलों में अधिकांश मामले आजकल आने लग गए हैं कि लोगों के ऊपर झूठी एफआईआर दर्ज कराई जाने लगी है। और जब झूठी एफआईआर दर्ज हो जाता है दोस्तों, तो आदमी कानून की जानकारी के अभाव में और सही सलाह या सही ज्ञान के अभाव में सालों सालों तक परेशान रहता है। झूठा एफआईआर कई मामलों में ऐसा होता है, जैसे कोई छेड़छाड़ का मामला किसी ने किसी महिला ने लगा दिया, 354 का मामला हो, या कोई झूठा मारपीट का मामला हो, कोई गबन का मामला हो, या बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिसमें 3 साल से अधिक की सजा है, जो संज्ञेय अपराध और संगीन अपराध के दायरे में आते हैं। तो जब भी ऐसा मामला आपके विरुद्ध आपके नजदीकी थाने में, जैसा कि एफआईआर के वीडियो में मैंने आपको बताया था, दर्ज किया जाता है, तो बहुत ही आदमी मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से परेशान हो जाता है। एक तो जब भी ऐसे मामले दर्ज होते हैं, उसको तत्काल पुलिस को ये पावर होता है कि बिना किसी वारंट के उसको गिरफ्तार कर लिया जाए। तो ये उसकी गिरफ्तारी की डर रहती है, जिससे उसके सामाजिक और प्रतिष्ठा को भारी आघात होने का भय रहता है, और उसके जीवन भर की जो संचित वो है, प्रतिष्ठा है, वो धूमिल होने की खतरा रहता है। तो यदि आपके विरुद्ध कोई झूठा मामला दर्ज कर दिया गया है, कोई झूठा एफआईआर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट थाने में दर्ज कर दी गई है, तो उसके बाद आप 482 का इस्तेमाल कर सकते हैं। 482 का इस्तेमाल कैसे करते हैं मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं और ये बता दूं कि 482 का इस्तेमाल और किन किन चीजों में किया जा सकता है। तो जैसे मान लीजिए, तो एफआईआर की बात हो गई। बहुत से मामले जो है धारा 200 के तहत, धारा 156(3) के तहत, जो न्यायालय के द्वारा आदेश पर जांच की जाती है, उसके तहत, या किसी भी प्रक्रिया में आपके विरुद्ध बिना किसी अपराध गठित करने वाले तत्व को गढ़ा जा करके, फैब्रिकेट किया जा करके ऐसा कोई मामला लाया जाता है, परिवार पे लाया जाता है, जिसे हम कंप्लेन केस कहते हैं। तो ऐसे मामले में भी आप 482 का सहारा लेकर के हाई कोर्ट जा सकते हैं।
तो हाई कोर्ट जब जाएंगे तो ये तो दूसरा मामला हो गया। तीसरा मामला हो गया कि कोई मामला, मान लीजिए एफआईआर तो दर्ज हो गया, आपके ऊपर चार्जशीट भी फाइल हो गई, और चार्जशीट फाइल होने के बाद भी न्यायालय में अनावश्यक उसके ऊपर डिले किया जा रहा है, विलंब किया जा रहा है, लंबे समय तक उसको चलाया जा रहा है, जबकि उसमें कोई वास्तविक तथ्य नहीं है, न कोई अपराध का गठन होना उसमें पाया होता है, और न ही कोई तत्व होता है, न तथ्य होता है। तो ऐसे समय में भी आप जो है 482 का उपयोग कर सकते हैं और माननीय उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। 482 का एप्लीकेशन माननीय हाई कोर्ट में लगा सकते हैं और वहां पर सहायता, रिलीफ, अनुतोष प्राप्त कर सकते हैं। तो जब भी कभी आपके ऊपर 3 साल से अधिक का जो मामला होता है, जो जमानती होता है, जैसे कि मैंने पहले बताया कि 354 है, 420 है, 467, 468, 471, या मारपीट का है 24, 25, 26, या 307, या 376, 302 के मामले होते हैं, एफआईआर हो जाता है, तो सबसे पहले पुलिस को यह अधिकार बन जाता है कि आपको वो गिरफ्तार कर ले। तो हमारा ये सलाह है कि जब आपको ये लगता है कि आपने ऐसा कोई अपराध नहीं किया है, ये एफआईआर झूठी है, ये शिकायत झूठी है, तो आपको ये चाहिए कि ऐसे मामलों में कम से कम थोड़ी सी दूरी बना करके रखें पुलिस से, क्योंकि उसको ये अधिकार है कि वो आपको गिरफ्तार कर सकती है। ये मामला बाद में देखा जाएगा कि आपके ऊपर ये मामला झूठा लगाया गया है या सच्चा लगाया गया है। तो सबसे पहले तो आप ये करें कि किसी भी सेशन न्यायालय में एक 438 के जमानत के लिए, अग्रिम जमानत के लिए एक आवेदन पत्र लगा दें, जिसको हम एंटीसिपेटरी बेल का आवेदन कहते हैं। एंटीसिपेटरी बेल में जब आप जाएंगे तो आप अपने समस्त तथ्यों को सामने रखेंगे कि आपके विरुद्ध फला फला थाने में एक झूठी एफआईआर दर्ज की गई है और जो आरोप आपके ऊपर लगाए गए हैं वो झूठे हैं और तथ्यहीन है। आपने ऐसा कोई अपराध नहीं किया है, आज आप समाज के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं और आपको जो है अग्रिम जमानत दिया जाना चाहिए। आप निचली अदालत में जहाँ की मामला चल रहा है या आपकी अदालत में जब भी मामला पेशी होगा, मैं नियमित रूप से उपस्थित होऊंगा और तमाम वो शर्तें, गवाहों को नहीं भड़काऊंगा, मेरे कहीं अन्यत्र भागने की, पलायन करने की कोई संभावना नहीं है। इन सब बातों को एक आवेदन पत्र में 438 जो है अग्रिम जमानत के आवेदन पत्र में एक शपथ पत्र के साथ आप सेशन कोर्ट में प्रस्तुत करते हैं। तो सेशन कोर्ट में जब आप ये प्रस्तुत कर देते हैं तो 2 चीजें होंगी, या तो आपका एंटीसिपेटरी बेल स्वीकार हो जाएगा या आपका एंटीसिपेटरी बेल खारिज हो जाएगा। तो यदि आपका बेल स्वीकार हो जाता है तो वेरी गुड है। उसके बाद आपके ऊपर एफआईआर हुई है, चार्जशीट कोर्ट में फाइल होगी। जब चार्जशीट फाइल होगी तब फिर आप हाई कोर्ट में अंतर्निहित शक्तियों के तहत जो 482 के तहत आपको प्राप्त है उसके तहत आप जा सकते हैं वहां पर। ये जो मामला है पूरी तरह झूठा है और जो मामले के आधार हैं, जो गवाह है, जो सबूत है, प्रथम दृष्टया वो जो धारा उसमें लगाया गया है उस धारा का गठन ही नहीं करते हैं। उस अपराध को, उसमें कोई ऐसा प्रथम दृष्टया कोई साक्ष्य ही नहीं है, कोई सबूत ही नहीं है। मात्र रंजिश की वजह से, बदला लेने की वजह से या किसी अन्य कारण से आपके विरुद्ध जो है प्रस्तुत किया गया है ये एफआईआर। तो वहां पर आप 482 के तहत जाकर के उस एफआईआर को पेश कर सकते हैं। अब इन सारे मामलों में जिसकी की हम लोगों ने अभी चर्चा की, माननीय उच्च न्यायालय का कर्तव्य क्या होता है? माननीय उच्च न्यायालय का कर्तव्य यह होता है कि जब उसके समक्ष कोई 482 का मामला ऐसा आता है, आवेदन पत्र आता है, तो वो मामले को बहुत ही गंभीरता से, विधिपूर्ण ढंग से उसको देखता है, उसकी समीक्षा करता है और अंतर्निहित जो पावर है, इनहेरेंट पावर है, उसका वो कभी दुरुपयोग नहीं कर सकता है। उसको ये न्याय की रक्षा के लिए और लोगों को झूठे आरोप और एफआईआर से बचाने के लिए जो पावर है उसको सही उपयोग करना है, विधि पूर्वक और विधि के सम्यक अनुक्रम में उसकी हर
पहलू पे उसको चर्चा करना, समीक्षा करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि कोई भी निर्दोष व्यक्ति को झूठा न फंसाया जाए और उसको सजा ना हो। तो इन स्थितियों में उसको देखना होता है कि वो क्या करेगा और इनहेरेंट पावर का सही उपयोग उसको करना होता है, और इसके लिए उसको अंतर्निहित शक्तियां प्राप्त है और असीमित शक्तियां प्राप्त हैं। वो कुछ भी उसमें निर्णय ले सकता है, चाहे वो एफआईआर को पेश करने की बात हो, चाहे वो न्यायालय में चल रहे मामले को, जो डिलेड मामला हो, उसके प्रति एक डायरेक्शन दे सकता है कि आप हर हफ्ते इसकी सुनवाई करें और इतनी तारीख तक इसका फैसला दें, या फिर पूरी तरह से इस केस को ही समाप्त करें, क्योंकि इसमें कोई साक्ष्य नहीं है और जो आरोप लगाए गए हैं और जो प्रकरण में चार्जशीट में जो गवाहान के बयान है और जो एविडेंसेस उपलब्ध हैं वो किसी अपराध का गठन नहीं करते हैं। कोई एविडेंस इसमें प्रथम दृष्टया दिखाई नहीं देता है, तो उस स्थिति में वो उसको समाप्त भी कर सकता है। इस संबंध में अभी हाल ही में एक मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में डिसाइड किया, जिसमें कि माननीय जस्टिस गवई साहब और माननीय जस्टिस पारदीवाला साहब महमूद अली वर्सेज उत्तर प्रदेश राज्य, इसमें एक बहुत ही पुराना मामले में 420, 467, 468, 471, 442, 386, 504 और 506 के ये मामला था, जिसमें एक 13-14 साल पुराने मामले में एक एफआईआर हुई थी, जिसके विरुद्ध महमूद अली हाईकोर्ट गए थे और वहां पर उनका 482 का मामला निरस्त कर दिया गया था। फिर वे सुप्रीम कोर्ट गए, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह देखा कि हाई कोर्ट ने भी जितना उसको उस मामले के गंभीरता से विश्लेषण करना चाहिए था, उस तरीके से हाई कोर्ट ने नहीं किया। तो ऐसा नहीं है, 482 के मामले में यदि हाई कोर्ट आप जाते हैं और हाई कोर्ट आपके पक्ष में कोई निर्णय सही नहीं लेता है, तो भी आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट के एक नहीं कई न्यायिक दृष्टांत हैं जिसकी हम चर्चा कर सकते हैं, लेकिन एक न्याय दृष्टांत पे चर्चा करेंगे तो हर न्याय दृष्टांत पे 2 मिनट 5 मिनट लग जाएगा और ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। लेकिन ये हाल ही में जो 2023 का मामला है, सुप्रीम कोर्ट ने जिसमें कि फैसला दिया है महमूद अली वर्सेज उत्तर प्रदेश सरकार, उसने हाई कोर्ट के आदेश को निरस्त कर दिया और उन्होंने ये पाया कि संबंधित जो महमूद अली का मामला था, इसमें जो प्रकरण में साक्ष्य और जो दस्तावेज उपलब्ध हैं, उसमें एक कपोल कल्पित काल्पनिक चीजों का ही समावेश है और कोई ऐसा एविडेंस है नहीं। जैसे कि 467, 468, 471, 420 छल का मामला, कूट रचना का मामला, दस्तावेज में हेराफेरी करने का मामला, ऐसा मामला है। तो ये मामला सिर्फ कागज में है, उससे संबंधित कोई सबूत उसमें नहीं है जो कि उस अपराध का गठन करता हो। तो ऐसी स्थिति में माननीय उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने उनका जो 482 का मामला था उसको ऐसे स्वीकार कर लिया और जो एफआईआर थी उसको निरस्त करने का, पेश करने का आदेश दिया। तो दोस्तों, कानून की जानकारी ना होने की वजह से या विधि का ज्ञान ना होने से और सही सलाह ना मिलने से आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो इस वीडियो के माध्यम से जो मेरे चैनल पर आद्य शंकर त्रिपाठी एडवोकेट, मैं ये प्रयास करता रहता हूं कि ये छोटी छोटी जानकारी आपको होनी चाहिए, जिससे कि भविष्य में कभी भी किसी भी प्रकार का झूठा मामला, झूठा एफआईआर या झूठा कंप्लेन केस आपके ऊपर दाखिल हो तो आप क्या कर सकते हैं। तो आज हमने चर्चा की सीआरपीसी की धारा 482, जिसके तहत कभी भी आप जा सकते हैं माननीय उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट में वैसे हम लोग सेशन मामले के अपील में जाते हैं, रिवीजन में जाते हैं और रिट फाइल करते हैं। तो इसके अलावा ये 482 के तहत भी जो है झूठी एफआईआर, झूठे मामले को रद्द कराने के लिए हम हाई कोर्ट जा सकते हैं। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो बहुत जल्दी मैं आपको आपके समक्ष लाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।